हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और वीडियोस दोनों के अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने पे नोटिफिकेशन नहीं जाते। तो चैनल पे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए पेज नंबर 164 पे जो प्रश्न है पहले उनको हल करते हैं। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। यानी यहाँ पे हमको बल और विस्थापन दोनों दिया हुआ है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, यानी वस्तु खिसकती रहती है और उसको धक्का दिया जाता है। ठीक है, तो वस्तु खिसकती रहती है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर हमको पता है बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ किया गया ये कार्य होगा। ठीक है, ये कार्य लिखा है। ठीक, तो किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन होता है। बल हमको 7 न्यूटन का दिया हुआ है और 8 मीटर का विस्थापन है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा 56 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको जे से दर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल होगा। पेज नंबर 165 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? चलिए इसका उत्तर क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित हो हो जाती है तो कहा जाता है कि किया गया कार्य है। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब कोई वस्तु जब अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाए और उसके बीच की जो दूरी हो उसको विस्थापन कहते हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ पे थी, यहाँ पे पहुंची, लेकिन फिर घूम के यहीं पे पहुंच गई, तो यहाँ पे इस चीज को विस्थापन नहीं कहेंगे। विस्थापन का मतलब उसकी पहली और बाद की जो स्थिति है उसके बीच की जो दूरी है वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। तो उसी को हम विस्थापन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो वही होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल की दिशा में ही जब विस्थापन होता है तो बल गुणे विस्थापन ही कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य हम किसे कहते हैं? तो एक जूल कार्य हम कहते हैं जब 1 न्यूटन का बल लगता है और जो वस्तु है वो 1 मीटर विस्थापित होती है। 1 न्यूटन के बल लगने पर जब वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है तो उसे हम एक जूल कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे आपको विस्थापन दिया गया है कितना? 15 मीटर का, क्योंकि खेत की लंबाई है, और 140 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है बैलों के द्वारा। तो कार्य बराबर हो जाएगा हमारा बल गुणे विस्थापन, और यहीं पे हम 140 गुणे 15 मीटर का जो मान है हमारा वो रख देंगे। तो हमारा 2100 न्यूटन मीटर या 2100 जूल हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 169 पे यानी 169 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? चलिए गतिज ऊर्जा देखते हैं। गतिज ऊर्जा किस चीज को कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा उस वस्तु की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। अब देखिए, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हुई और एक्सीलेटर दबाया हमने तो गाड़ी चलने लगी। अब हम एक्सीलेटर से या गाड़ी को बुझा दें, ठीक, गाड़ी को हम बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि गाड़ी बंद होने से इंजन उसका बंद हो गया, लेकिन इंजन बंद होने के बाद भी गाड़ी कुछ दूर तक चलती रहती है। तो इंजन की गतिज ऊर्जा के कारण
मोटरसाइकिल के पहियों में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो उस ऊर्जा को धीरे धीरे वो अपने अंदर संचित करते हैं। तो ऐसी ही चीजें वही कह रहा है कि किसी वस्तु में गति के कारण जब कोई ऊर्जा संचित होती है या गति के कारण उस संचित ऊर्जा से वो कार्य करने लायक बनती है वो वस्तु, तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक और तरह से हम इसको कह सकते हैं, जैसे देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस वस्तु का वेग प्राप्त करने के लिए वस्तु पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, चलती हुई कार, दौड़ते हुए खिलाड़ी, बहता हुआ जल, गति के कारण अणु, इन सभी में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। अब कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है तो उसमें क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। बहता हुआ जल, पानी बह रहा है तो उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो इसी चीज को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पे एम वस्तु का द्रव्यमान होता है और वी वस्तु की चाल होती है। चाल नहीं कहेंगे, वस्तु का वेग कहेंगे। ठीक, चाल नहीं कहेंगे, वेग कहेंगे, वस्तु का वेग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा दी हुई है और वेग दिया हुआ है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अब वेग हमको 5 दिया हुआ है, इसको 2 गुना करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कह रहा है 3 स्थितियां दिया है। एक तो जब गतिज ऊर्जा 5 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरा कह रहा है जब 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। मैंने शायद 5 25 बोल दिया था तो वो गलत है। जब 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। और तीसरी स्थिति में कह रहा है 3 गुना, तो 5 तियां 15 हो जाएगा। इन 3 स्थितियों में हमको निकालना है गतिज ऊर्जा, हर स्थिति के लिए अलग अलग। चलिए तो कैसे निकलेगा यहाँ देख लेते हैं। पहली स्थिति में द्रव्यमान तो सब में समान है, v बराबर पहली स्थिति में 5 मीटर प्रति सेकंड है, और काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 25 जूल हमको दिया हुआ है। तो इस व्यंजक को जब हम सभी का मान रख के हल करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? द्रव्यमान मिल जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक, m का मान हमको यहाँ से मिल गया। जब सभी को हल करेंगे सारा मान रख के तो हमको m का मान मिल जाएगा जो कि है 2 किलोग्राम। अब m का मान मिल गया तो हम अलग अलग स्थितियों में इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो निकाल सकते हैं। तो पहली स्थिति के लिए जब वेग 2 गुना करेंगे, तो जब वेग 2 गुना करेंगे तो v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और m बराबर 2 किलोग्राम हमने ऊपर ही निकाला यहाँ पे। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻100, यानी ये हो गया हमारा जो भी मान रखेंगे, और हल होने पे आएगा 100 जूल। जब हम वेग को 2 गुना करेंगे तो हमारा 100 जूल आएगा। इसके बाद जब वेग को 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे v बराबर 15 हो जाएगा, m बराबर 2 ही रहेगा, मान रखेंगे तो हमारा 225 जूल आ जाएगा। अब यही अगर हम ये देखते हैं, हालांकि यहाँ पे हमको पहले ही दिया था कि 25 जूल है, जब 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हम रखते हैं तो 25 जूल हमको दिया था। तो इस तरह से तीनों स्थितियों में हमको मिल गया क्या? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब पेज नंबर 174 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। शक्ति क्या है? देखिए, शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, यानी जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, वो किसके बराबर होता है? ये होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कितने इकाई समय में किया गया कार्य, कितने समय में आप कितना काम कर पाते हैं, वही आपकी सामर्थ्य है, वही आपकी शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 वाट शक्ति हम किस चीज को कहते हैं? आखिर 1 वाट लोग कहते हैं ना 1 वाट, तो 1 वाट क्या है? चलिए उसको देखते हैं। यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की आपूर्ति की जाए
तो उस स्रोत की शक्ति 1 वाट होगी। 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा अगर आपको प्राप्त होती है किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से, तो उसको कहा जाएगा 1 वाट। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। 1000 जूल व्यय करता है 10 सेकंड में। इसकी शक्ति कितनी है? यानी पावर बतानी है। तो समय हमको 10 सेकंड दिया है और हमको कार्य कितना दिया है, या ऊर्जा या कार्य। देखिए ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है, तो हम इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं। तो 1000 जूल हमको दिया है ऊर्जा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय या ऊर्जा बटे समय कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मात्रक एक होता है। तो 1000 बटा 10 हो गया, यानी 100 वाट यहाँ पे हमारा पावर आ गया। उत्तर क्या होगा? 100 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। देखिए औसत शक्ति क्या होता है? ऊर्जा आपूर्ति को कुल किए गए समय से विभाजित करने पर औसत ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कोई एजेंट टी समय में W यूनिट कार्य करता है, तब औसत शक्ति क्या होगा? P बराबर W/T। अब देखिए जितना कार्य हुआ है वो कितने समय में हुआ है उसी से भाग कर दीजिए, वही आपका पावर है, वही आपकी शक्ति है। अब पेज नंबर 176 से 178 पे जो भी प्रश्न है उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे कुछ सूची दी गई हैं, इनको देखना है और इसमें किस प्रकार के कार्य हैं वो हमको कार्य के आधार पे बताना है, कि इसमें व्याख्या ये करना है कि कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है और उसका तर्क देना है। ठीक है? चलिए तो पढ़ते हैं और उसके उत्तर देखते हैं। तो एक लाइन से पहले सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले क्या है? सुमा एक तालाब में तैर रही है। अब ये सुमा है, देखिए इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, अभी एक तालाब में तैर रही है तो क्या होगा? तैरते समय सुमो अपना हाथ आगे पीछे फेंकती है। प्रतिक्रिया के तौर पे क्या होगा? वो आगे की ओर बल लगता है, जिसके कारण वह पानी पर तैरती हुई आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? ये कार्य हुआ, क्योंकि हाथ पर मारने से क्या होता है? बल लगता है, बल लगाते हैं और बल के कारण जो पानी है पीछे की तरफ, उसको हम धक्का देते हैं, पानी पीछे की तरफ विस्थापित होता है और हम उसी के कारण आगे की तरफ विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्य होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो है हमारा वहां पे है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। अब कोई इंसान, कोई जानवर हो या इंसान हो, वो अपने सर पे या पीठ पे सामान लेके ऐसे खड़ा रहे, तो क्या कहा जाएगा कि वो कार्य हुआ? जाहिर सी बात है वो थक जरूर जाएगा इंसान, वो जानवर भी थक जाएगा, इंसान भी थक जाएगा, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम ये नहीं कह सकते कि वो कार्य किया गया है। तो यहाँ पे इस स्थिति में जो है वो कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सामान है उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन किसके सापेक्ष हुआ? देखिए वो सिर्फ क्या हुआ? नीचे से ऊपर की ओर गया, लेकिन कोई विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है? तो गुरुत्व बल नीचे की ओर है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन कोई विस्थापन ना होने के कारण यहाँ पे हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। इसी प्रकार एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, तो क्या होगा? इस स्थिति में पवन चक्की द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि पानी कुएं से ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, जिससे बल लगने पर विस्थापन हुआ है। अब कुएं से पानी बाहर आया और पानी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है। आगे देखते हैं। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो अब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ जहाँ का है वहीं है, पत्ती जहाँ पे थी वहीं पे है, तो जाहिर सी बात है विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं होगा। अनाज के दाने सूर्य की गर्मी में सूख रहे हैं, यहाँ भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि दाना जहाँ पड़ा था वहीं का वहीं रखा हुआ है, बस सूख रहा है, तो विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है,
तो खींच रहा है तो जाहिर सी बात है विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब कार्य हो रहा है। अगला देखते हैं, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। अब गतिशील है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा है तो आगे विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन हो रहा है तो कार्य हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक पिंड को धरती से किस कोण पर फेंका गया है, किसी कोण पर फेंका गया है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस पृथ्वी पर गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। चलिए देखते हैं। गुरुत्व बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व बल नीचे की ओर और ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, या तो नीचे कार्य करेगा या तो ऊपर कार्य करेगा। गुरुत्व बल दो ही दिशा में कार्य करेगा, परंतु वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा में। वस्तु कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहां से फेंका गया तो ऐसे जा रही है, ऐसे यहां पहुंचेगी, जो बल की दिशा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। अतः गुरुत्व बल द्वारा किया गया शून्य होगा। अब 90 अंश का कोण बनाने के कारण शून्य कैसे हुआ, इसको भी देख लीजिए। क्या होता है, जो कार्य होता है यानी W बराबर होता है, वो होता है F इंटू एस कॉस थीटा। यही कॉस थीटा जो है यहाँ पे 90 है। अब थीटा का मान अगर कॉस 90 रख दिया जाए तो कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 शून्य होता है, और शून्य से हम किसी व्यंजक में गुणा करेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे W बराबर 0 होगा, यानी कार्य जो होगा वो शून्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बैटरी बल्ब जलती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अब बैटरी बल्ब जलता है तो उसमें परिवर्तन क्या हो रहे हैं उसको बताना है। देखिए, बैटरी में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा का सबसे पहले विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में पहले बदलेगी, उसके बाद बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जब बल्ब जलता है तो क्या होता है, वही बल्ब प्रकाश देता है, और वही प्रकाश क्या होता है, विद्युत ऊर्जा वही प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हुई विद्युत ऊर्जा में, और फिर वही विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हुई प्रकाश ऊर्जा में। तो इस तरह से बैटरी में जो स्टोर रहता है चार्ज, वो विभिन्न चरणों में या विभिन्न चीज़ों में परिवर्तित होकर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्ब की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य का परिकलन कीजिए। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए द्रव्यमान दिया है यानी m बराबर 20 kg हमको दिया हुआ है। इस पे कोई बल लग रहा है, कैसा बल है नहीं पता, कोई बल लग रहा है। जो करता क्या है, पहले तो इसका जो वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन बल लगने के कारण 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी ये निगेटिव फोर्स है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड बल लगने के कारण कम हो गई है। तो पूछ रहा है बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। चलिए क्या कार्य हुआ है वो देखते हैं। अब बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होगा वस्तु द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वस्तु का जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर वाला व्यंजक है इसमें सारे मान रखने के बाद हम रिजल्ट पा जाएंगे। अब देखिए वह है क्या, u बराबर यानी प्रारंभिक वेग क्या था हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड था, और v बराबर बल लगने के बाद जो हमारा वेग हुआ वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और m बराबर यानी द्रव्यमान हमको 20 दिया हुआ है। यही सारे मान हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, इसमें जब हम सारे मान रखेंगे तो हमको मिलेगा जो मान है वो निगेटिव में 210 जूल।
निगेटिव में क्यों है? मैंने पहले ही बताया, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, जो वेग है वो घट रही है। तो मान जो है, बल जो है वो निगेटिव में आएगा, कार्य जो है वो निगेटिव में आएगा आपका। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि गति के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। जैसे हम गाड़ी हमारी 10 मीटर की स्पीड से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और हमने ब्रेक लगा दिया, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धीरे धीरे कम होते होते स्पीड जीरो हो जाएगी हमारी। तो वो क्या है? समझ लीजिए किसी गाड़ी पे ब्रेक लगा है, इसीलिए वो निगेटिव में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है। इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वस्तु पर लगाया गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर या नीचे की ओर लगता है और कार्य कर रहा है, तथा वस्तु पर विस्थापन गुरुत्व बल के साथ 90 अंश का कोण पर है। जाहिर सी बात है, 90 अंश का कोण बना रहा है, क्षैतिज दिशा में है। अब जो गुरुत्व बल है वो तो या ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, लेकिन जो मूवमेंट है, विस्थापन है, वो इस तरह से है, तो ये जो कोण है वो कितना 90 अंश का बन रहा है। तो अब जो गुरुत्व बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? वो शून्य होगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर ही बताया एफ एस कॉस थीटा होता है, तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पूरा वर्क जो है W बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता जाता है। किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है, यानी नियत रहता है, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही होता है। देखिए होता क्या है, कोई वस्तु है, अब वो जब नीचे आना शुरू करती है, मान लीजिए यहाँ पे आपने पकड़ के रखा है, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? mgh। ठीक, अब ये जब इसको हम छोड़ देंगे इस वस्तु को, तो ये नीचे गिरना शुरू होगी। अब जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी, mgh का मान कम होता जाएगा और हाफ mv² का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये धरती को टच कर लेगा, और जैसे ही धरती को टच करेगा क्या होगा? यहाँ पे mgh का मान बढ़ जाएगा और जो हाफ mv² है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है वो कार्य कर रहा है, बिना उसके ये कार्य नहीं हो रहा है। तो हम फॉलो कर रहे हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? चलिए देखते हैं। साइकिल चलाते समय शरीर की पेशीय ऊर्जा साइकिल को गतिज ऊर्जा में बदलती है, यानी साइकिल की गतिज ऊर्जा में बदलती है, और साइकिल की गतिज ऊर्जा घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। घर्षण बल हर जगह पृथ्वी पे आपको मिलेगी, और अगर घर्षण बल पृथ्वी से हटा दिया जाए तो समझ लीजिए आपको चलने फिरने के लिए ऊर्जा ही नहीं खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन घर्षण बल के कारण ही हम सटीक रूप से चल पाते हैं, या जो ऊर्जा का सबसे ज़्यादा व्यय है वो घर्षण बल को खत्म करने के कारण ही मतलब हमको व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? देखिए, जब हम अपनी पूरी शक्ति से विशाल चट्टान को ढकेलने पर नहीं खिसका पाते तो ऊर्जा हस्तांतरण नहीं होता। जब हम चट्टान को ढकेलते हैं तो हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं तथा इन पेशियों की ओर रक्त बहुत तेजी से विस्थापित होता है। इन परिवर्तनों में ऊर्जा खपत होती है और हम थकावट महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती, लेकिन हमको थकान क्यों होती है फिर? थकान इसलिए होती है कि मांसपेशियां हमारी तन जाती हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी जो मांसपेशियों की ऊर्जा होती है, कोशिकाओं की ऊर्जा होती है,
वो उस तनाव को और उस ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने में व्यय हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमको थकावट महसूस होती है। अगला देखते हैं, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यानी 250 यूनिट खर्च हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये यहाँ पे देख लीजिए, आगे अक्सर काम आता है ये। पूरे महीने के दौरान कुल खपत ऊर्जा 250 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। अब 250 यूनिट है तो 250 यूनिट को हम 250 किलोवाट आवर कहेंगे। KWH को हम किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को हम 36000000 जूल कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम बदल देंगे, 250 गुणे इतना कर देंगे तो हमको जूल में वैल्यू मिल जाएगी। तो 250 किलोवाट बराबर इतना करेंगे और यही हमारा जो है रिजल्ट होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 यूनिट को कैलकुलेट करते हैं जूल में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी बराबर हमको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए हल करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 40 किलोग्राम, ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है और जी का मान दिया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सारा मान रख के हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 200 जूल। ठीक है, हमको स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी 200 जूल। इसके बाद जब गतिज ऊर्जा की बात आएगी तो देखते हैं। देखिए वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आधी दूरी तय कर लेती है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? एक तरफ से 5 मीटर है, जो टोटल दूरी है, एक तरफ से नहीं, टोटल दूरी जो है वो 5 मीटर है, तो आधी दूरी जो होगी वो क्या होगी? 5/2 यानी 2.5 मीटर हो जाएगी। अब मान लेते हैं आधी दूरी तय करने में जो वेग है v है, यहाँ पे u बराबर 0 हो जाएगा और s बराबर 2.5 मीटर हमने यहाँ पे निकाला ही है और g बराबर वही होगा हमारा। तो हमको एक इक्वेशन पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2sg। इसी में हम जो मान है हमारा वही रख देंगे और हमको मिल जाएगा कितना? v स्क्वायर इक्वल टू 50। तो v बराबर हमको √50 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। अब हमको v मिल गया और m हमको पता ही है 40, तो गतिज ऊर्जा यहाँ से निकाल देंगे ½ mv²। यहाँ पे 40 गुणे √50 रखेंगे, इसको हल करने पे हमारा 1000 जूल आ जाएगा, जो कि गतिज ऊर्जा निकलेगा हमारा। तो इस तरह से हम गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अब देखिए इसको तर्क सहित बताना है। देखिए यानी जो इसका कारण है वो कारण भी बताना है। देखिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह द्वारा गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व बल की क्रियाएं रेखा की दिशा उपग्रह की गति की दिशा के लंबवत होगी। तो अब जाहिर सी बात है लंबवत है, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण है तो ऊपर आपने 2 प्रश्नों में देखा कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे यानी कॉस 90 जीरो हो जाता है, और कॉस 90 जीरो है तो पूरा जो समीकरण हल होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल के अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? चलिए विचार विमर्श क्या करना है, इसका उत्तर ही देख लेते हैं सीधा। हाँ हो सकता है। बल की अनुपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो सकता है यदि वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उस वस्तु में कोई बाह्य बल जो है एक्सटर्नल फोर्स वो कार्य नहीं करता, परंतु वस्तु में विस्थापन होता है जब वस्तु को किसी आनत तल से मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो वह गुरुत्व बल के कारण नीचे आती है, परंतु पृथ्वी के तल पर पहुंचने पर क्षैतिज दिशा में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, परंतु वह क्षैतिज दिशा में एक समान गति से
चलती है तथा उसमें विस्थापन होता रहता है। अब देखिए ये एक आदर्श स्थिति है। अगर घर्षण बल पृथ्वी से खत्म कर दिया जाए तो जाहिर-सी बात है ये विस्थापन होता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये जो लिखा हुआ है विस्थापन होता रहेगा, तो उस वस्तु में विस्थापन हमेशा होता रहेगा। बस क्या करें, इस पृथ्वी से घर्षण बल अगर खत्म हो जाए तो ये चलता ही रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में जो एक बार छूट जाता है या जो पिंड गिर जाता है वो बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं। ठीक है? तो बस वैसे ही अगर पृथ्वी से घर्षण बल खत्म कर दिया जाए तो कोई वस्तु अगर थोड़ा सा भी उसको धक्का देंगे तो वो क्या होगा, वो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कोई कार्य किया या नहीं? भूसे के गट्ठे जो गट्ठर है या वो बोझा है, व्यक्ति द्वारा उठाने पर और उसको अपने सर पर रखे रहने से कोई कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि गट्ठर में या उसकी स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता। कोई व्यक्ति कोई सामान लेके कितनी भी देर तक एक जगह पर खड़ा रहे, उस वस्तु पे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है? जब तक कि उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? चलिए 1500 वाट जैसे होता ना, बताते हैं कि अ, एक बल्ब है 100 वाट का। तो अब पूछा जाए कि 100 वाट का बल्ब है, तो वो 10 घंटे में वो 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा खत्म करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बल्ब है जिसकी पावर जो है, ठीक है? ज 1500 वाट का एक बल्ब है, अब वो 10 घंटे में कितनी पावर खाएगा, यही निकालना है। चलिए देखते हैं। तो विद्युत हीटर की जो शक्ति है यानी पावर हमको दिया हुआ है 1500 वाट का और समय दिया हुआ है 10 घंटे का। तो इसको हमने सेकंड में बदल दिया, तो 10 गुणे 3600 सेकंड, तो हमारा सेकंड में आ जाएगा मान, ठीक है? अब हीटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो P इंटू टी कर देंगे तो हमको W बराबर मिल जाएगा। तो 1500 गुणे 36,000, इसी को हल कर दिया हमने, तो जो वैल्यू आई वही हमारा आ गया कार्य, ये बराबर हो गया W, ठीक है? या इसी को ऊर्जा कहेंगे या W कहेंगे, ठीक है? तो यही हो गया हमारा, इतना ऊर्जा जो है ये खपत करेगा 1500 वाट का कोई भी विद्युत हीटर हो या कोई भी मोटर हो, वो इतना ऊर्जा 10 घंटा चलने पे खर्च करेगा, इतने जूल का। इसको अगर हम किलोवाट में बदलें तो वो भी आप देख लीजिए। किलोवाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे जो हमारा समय है, ठीक है? उसी से ये हमारा किलोवाट घंटा है ना, तो इसी को हम भाग कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.5 किलो वाट आवर, ठीक है? 36 से भाग करेंगे तो ऊपर 1.5 आ जाएगा, बाकी हमारा यहाँ से जितने भी जीरो हैं ये सारे जीरो कट जाएंगे, बचेगा हमारा सिर्फ क्या, 3 जीरो ऊपर, ठीक है? और वही हमारा 1.5 किलो वाट आवर आ जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम किसी सरल लोलक की गोलक को एक ओर से ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। अब जैसे कोई पेंडुलम है ऐसे लटका हुआ है, इसको इधर ले जाके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे चलेगा ना, वही कह रहा है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या कीजिए। गोलक के कुछ समय पश्चात विरामावस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा को क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। चलिए देखते हैं। एक सरल लोलक में एक धातु का गोलक किसी धागे द्वारा एक दृढ़ आधार से लटकाया हुआ होता है। जब किसी लोलक के गोले को एक ओर विस्थापित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कुछ वृद्धि होती है। जब हम गोला ऐसे लटकाया हुआ है, अब इसको उठा के यहाँ करेंगे तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा है उस वो बढ़ जाती है, ठीक है? जब इसको विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब धीरे धीरे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी जब ये इधर आएगा, ठीक? तथा स्थिति ऊर्जा घटती जाती है। मध्य स्थिति में पहुंचने पे गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और स्थिति ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है।
इसके बाद क्या होता है, जब ये दूसरी तरफ जाता है, सेम वही प्रोसेस होता है। जब गोलक मध्य स्थिति से दूसरी ओर गति करता है, तो गतिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। अब कुल ऊर्जा जो होती है, यानी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा नियत रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। यह कुल ऊर्जा गोलक के चरम सीमा पर स्थितिज ऊर्जा अथवा गोलक का जो गोलक के मध्य की ऊर्जा होती है, मध्य की अवस्था गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो भी होती है इस गोलक की, वो दोनों का योग हमेशा बराबर होगा हर स्थिति में। पहले या बाद की जो भी हो, वह हर स्थिति में बराबर ही होगा। इस प्रकार किसी भी स्थिति में कुल ऊर्जा का योग हमेशा बराबर रहता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब हम कह सकते हैं कि दोलन करता है, जब लोलक दोलन करता है तो वो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमेशा, उस नियम को हमेशा पालन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब ये रुकता क्यों है भाई? हमने किसी वस्तु को छोड़ दिया, वो दोलन कर रहा है, तो वो धीरे धीरे दोलन करते करते रुक क्यों जाता है? उसका कारण है घर्षण बल और वायु के प्रतिरोध के कारण। जैसे अब वायु है, तो वायु के प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब घर्षण बल उत्पन्न होता है तो उससे धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय होने के कारण वो जो गति है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और कम होते होते वो एकदम रुक जाता है। ठीक है, विराम अवस्था में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य किया जाना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए? चलिए, कितना कार्य होना चाहिए कि वो रुक जाए? वस्तु का द्रव्यमान दिया है m, वेग दिया है v और अंतिम वेग हमको 0 पता है, क्योंकि रुकना है। जब वस्तु रुकेगी तो अंतिम वेग 0 ही होगा। अब वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वही चीज है, ये बराबर होगा किसके? अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अब अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है? जहां वेग v का मान 0 है वो हमारी अंतिम है गतिज ऊर्जा, और जो हमारा वेग v है वो हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो एक जगह v का मान हमने 0 रख दिया, एक जगह v का मान हमने v रख दिया। इसको हल करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा ऋणात्मक हाफ एम बी स्क्वायर। ऋणात्मक होने के कारण क्या हुआ? ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाएगा? यहाँ पे किया गया कार्य वस्तु की गति के विपरीत दिशा में है। तो वस्तु को रोकने के लिए जाहिर सी बात है जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर ही इसका मान होगा। इतनी ऊर्जा हमको चाहिए इसको रोकने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, रोकने के लिए कितना कार्य किया जाएगा? चलिए, सेम वही सवाल है, कैसे हल होगा देखिए। m का मान 1500 किलोग्राम है, v का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया हमने, तो ये आ गया 16.67 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है कि आप जानते होंगे। यहाँ पे ये 60 गुणे 1000 है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हुआ ये आप जानते होंगे। गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसी में हमने सारा मान रख दिया तो हमारा आ गया ये इतना जूल, हमारा उत्तर हो गया। इतनी ऊर्जा चाहिए उसको रोकने के लिए, उस गाड़ी को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। अब देखिए, ये है फोर्स, इस तरफ लग रहा है पहले चित्र में, बल इस तरफ है, ठीक है, और विस्थापन इस तरफ है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि जो बल है इस तरफ है और विस्थापन भी इस तरफ है। और तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि बल इस तरफ है और विस्थापन इस तरफ है। तो तीनों स्थिति में कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे क्या है वो बताना है। ठीक है, देखिए पहली स्थिति में क्या है, किया गया कार्य की जो मात्रा है वो शून्य है। क्यों है? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच जो कोण है वो क्या है, पहले ही 90 हो जा रहा है। अब 90 है तो एफ एस कॉस थीटा
जैसे कि अब फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा का मान 90 है, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस 90 बराबर जीरो होता है। जीरो से सब में गुणा कर देंगे तो जीरो ही आएगा, ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो डब्लू बराबर हमारा जीरो हो गया, यानी इस स्थिति में जो डब्लू बराबर होगा वो जीरो होगा, कार्य जीरो हो गया। अब दूसरी स्थिति की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी वाली स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, ठीक है, वस्तु खिसक भी रही है, तो यहाँ पे कार्य जो है वो धनात्मक होगा। बी वाले में फिगर में धनात्मक कार्य होगा। अब तीसरे सी वाले की बात करें तो इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि जो बल है वो इस तरफ लग रहा है, लेकिन विस्थापन है जो गाड़ी उस वस्तु का, या मान लीजिए कोई गाड़ी ही है, वो आगे की तरफ, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल है या कार है या जो भी है, तो गाड़ी आगे की तरफ जाती है, लेकिन जब हम ब्रेक मारते हैं तो बल पीछे की तरफ लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है, और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि गाड़ी रुक जाती है, तो ऐसे बल को हम कहते हैं ऋणात्मक बल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, इससे सहमत होना चाहिए आप लोगों को। वस्तु पर कितने भी या कई सारे बल लग रहे हों, परंतु यदि वे बल परस्पर संतुलित हैं, यानी एक समान लग रहे हैं, एक संतुलन में है पिंड, तो वस्तु का जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। तब समीकरण F बराबर ma के अनुसार जो त्वरण है वस्तु का वो F बटे m होगा, क्योंकि F बराबर जीरो है। जैसे कोई पिंड है, अब इस पे इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, अब ये तीनों बल आपस में संतुलित हैं, तभी ये पिंड अपनी जगह पे बरकरार है। अगर एक भी बल थोड़ा सा घटबड़ हो जाए तो पिंड अपनी जगह से स्थिति इसकी बदल जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ये जो जितने भी बल हैं वो संतुलित हैं, और इसी कारण जो परिणामी बल होता है, इनका रिजल्टेंट जो बल होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि पिंड वहीं पे स्थित रहता है, पिंड इधर उधर खिसकता नहीं। अगला प्रश्न देखिए। चार युक्तियां जिनमें प्रत्येक शक्ति 500 वाट है, मतलब प्रत्येक की शक्ति, चार युक्तियां हैं, चार डिवाइस है, मान लीजिए चार यंत्र हैं जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में बताइए। जैसे ऊपर हमने निकाला था वैसे ही निकालेंगे। देखिए, प्रत्येक युक्त की जो पावर है, शक्ति है, वो 500 वाट है, तो 500 वाट को हम बदल लेते हैं पहले किलोवाट में, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 किलोवाट। अब ये 0.5 किलोवाट आ गया हर युक्ति की जो शक्ति है वो। समय हमको दिया है 10 घंटा। अब P बराबर W/T होता है, ठीक, तो यहाँ से W/T है, हमको W निकालना है, तो W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। अब P का मान है 0.5 किलोवाट और जो समय है वो 10 घंटा है, तो 0.5 गुणे 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 किलो घंटा, मतलब 5 किलोवाट घंटा। अब चार युक्तियों की बात कर रहा है, तो उसी 5 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 किलोवाट घंटा, ठीक है, तो 20 किलोवाट घंटा हमारा वर्क आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में सॉरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब कोई पिंड यहाँ था तब तक तो ये स्थितिज ऊर्जा थी इसमें, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है इस पिंड की, वो गतिज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगी जब ये गिरना शुरू करेगा। जब वह भूतल से टकराती है तो संचित गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा, ध्वनि अथवा अन्य रूपों में हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे प्रश्न थे आपके इस पाठ के।
उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, उनके जो सॉल्यूशन है, उत्तर है, वो भी समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।